आप देख रहे हैं जनता का, मैं हूं एमएस निर्मल। आज हम इंद्रिय हलके के उस महान शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इंद्रिय क्षेत्र के लिए बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन वो हमारे बीच नहीं है। चौधरी देशराज जी, जो इंद्रिय क्षेत्र से अनेकों बार उन्होंने चुनाव लड़े हैं और वो शिक्षा मंत्री के पद तक रहे हैं। उन्होंने ना केवल शिक्षा के लिए काम किया है, उन्होंने बहुत सारा इंद्रिय क्षेत्र में काम किया है। इस समय उनके जो सपुत्र हैं राकेश कंबोज जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और चौधरी देशराज जी ने क्या काम किए थे, आज से 27 साल पहले वो इस दुनिया से चल बसे थे, जिनकी तस्वीर आपके स्क्रीन ये जो आपके मोबाइल पर आ रही है। चौधरी देशराज जी वो महान शख्सियत जिनको पूरा क्षेत्र ही नहीं पूरा हरियाणा नमन करता है उनके काम को, क्योंकि पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। पिछड़े वर्ग का अध्यक्ष होते हुए भी उन्हें जो कंबोज बिरादरी है उनको पिछड़े वर्ग में शामिल करने के लिए उनका जो प्रयास है उसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। राकेश कंबोज जी जो उनके सपुत्र हैं और इंद्रिय क्षेत्र में राजनीतिक रूप से बहुत सारे सक्रिय रूप से वो काम कर रहे हैं, उनसे भी जानेंगे। राकेश कंबोज जी, जनता का पर स्वागत है आपका। और इस अवसर पर क्योंकि आपके लिए एक दुखद भी है, क्षेत्र के लिए भी ये दुखद घटना है कि ऐसी महान शख्सियत जो जनता के हितों की सोच रखते हैं, जो ईमानदारी से काम करने की सोच रखते हैं, ऐसे व्यक्ति का जाना आपके लिए तो दुखद है, क्षेत्र की जनता के लिए भी दुखद है और पूरे प्रदेश की जनता के लिए भी वो दुखद है। 27 साल पहले जो हम लोगों से विदा हो चुके हैं, संसार को छोड़ चुके हैं, उस महान शख्सियत के बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? आज ही के दिन 3 अगस्त 1997 को मेरे पिताजी स्वर्ग सिधार गए थे। शाम का लगभग 5-5:30 बजे का टाइम था। हम बहुत छोटे थे जिस टाइम मेरे फादर विधायक बने, और मेरा सारा कुछ याद आया। 78 में बाढ़ आई, जब हमारे घर पे, हमारे मोहल्ले में जहाँ हम रहते थे, घर घर रोटियाँ बनी थी उस टाइम, और घर घर में, क्योंकि होटल ढाबे बहुत कम थे उस टाइम, और वो रोटियां बन के बाढ़, इससे भी ज़्यादा बाढ़ आई थी जो अब की बाढ़ आई है। अब तो साधन है, कुछ सड़कें भी थी उस टाइम, सड़कें नहीं थी, कच्चे रास्ते थे, और हेलीकॉप्टर के द्वारा राशन सामग्री उस टाइम पहुँचाई गई थी। मेरे याद है आज भी। और ये मेरे याद आया कि इंद्री पहले गांव आया करता था, सरपंच होते थे। जो मेरे फादर विधायक बने उन्होंने इसको ब्लॉक बनवाया, सब तहसील बनाया, फिर तहसील बनवाया। और सबसे बड़ी समस्याएं थी इलाके के में, एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं थी। एजुकेशन के लिए जहाँ जरूरत थी उन्होंने प्राइमरी स्कूल बनाया, जहाँ मिडिल थी मिडिल स्कूल बनाया, जहाँ मैट्रिक का स्कूल था मैट्रिक स्कूल बनाया उन्होंने। और कोई भी गांव ऐसा नहीं था जहाँ उन्होंने काम नहीं किया। जहाँ जहाँ हॉस्पिटल्स की जरूरत थी, पीने के पानी की व्यवस्था की जरूरत थी, बड़ी टंकियाँ, अब तो ट्यूबवेलों में काम चल जाता है गाँव में, उस टाइम बड़ी टंकियाँ लगती थी गाँव में पीने के बाद, फिर पानी का नहीं था। और जन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पानी की टंकियाँ, पानी घर घर तक पहुँचाया, और उसके बाद धीरे धीरे विकास होता चला गया। और फिर सबसे बड़ी समस्या, जब स्कूल बन गए तो समस्या आई कॉलेज की। हमारे इलाके में कोई कॉलेज नहीं था। 22-23 किलोमीटर 24 किलोमीटर करनाल जाना पड़ता था, उधर लाडवा कॉलेज था, और इस साइड में तो कोई कॉलेज था ही नहीं, या कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थी। और शहीद उधम सिंह जी के नाम से 1995 को मेरे पिताजी की अध्यक्षता में कॉलेज का शिलान्यास किया गया। और शिलान्यास करने के बाद कॉलेज का इलाके के लोगों के द्वारा दान से कॉलेज बना, और सभी भाई हमारे बुजुर्ग जाया करते, मैं भी जाया करता था, और बिल्डिंग बनी। फिर समय धीरे धीरे ऐसा भी आया कि एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह मिलनी बंद होगी। मेरे पास कई एम्प्लॉई, एक तो जितेंद्र कंबोज, उसकी उस टाइम पोस्टिंग हो गई थी हिंदी लेक्चरार के रूप में, स्कूल लेक्चरार के रूप में श्रीनगर में। नहीं, ये मैं जो हमारे दर्शक पीछे से हम लोगों को पूछ रहे हैं, अभी आपके जो पिताजी रहे हैं, कितने साल यहाँ उन्होंने सेवाएं की हैं, और उस सेवाओं के दौरान क्या क्या विशेष तौर पर जो काम हुए हैं, वही बता रहा हाँ, हूँ उसको संक्षिप्त में थोड़ा मेरे फादर 2.5-3 साल मंत्री रहे, एजुकेशन मिनिस्टर। उसी दौरान स्कूल, गांव में स्कूल, हॉस्पिटल्स बने, ब्लॉक था, ब्लॉक नहीं था, इंद्री ब्लॉक बना उस टाइम, सब तहसील बनी, फिर बाद में तहसील बनी। बिना एजुकेशन कुछ नहीं है। अंग्रेज़ों ने हमें सबसे बड़ा जो कारण, गुलाम बहुत लंबे समय तक रहे, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन नहीं थी। अंग्रेज़ों ने एजुकेशन नहीं दी। आज एजुकेशन आ गई, हमारे बच्चे विदेश जा रहे हैं।
और काम कर रहे हैं। और भी काम, पीने के पानी की समस्याएं थी उस टाइम, पीने के पानी की समस्या थी, सड़कें नहीं थी, सड़कों का निर्माण भी हुआ। मंडी, उस समय मंडियाँ नहीं थी, मंडी इंद्री की मंडी छोटी सी मंडी थी, इंद्री की मंडी, ब्याना की मंडी, गढ़ी बीरबल की मंडी, कुंजपुरा की मंडी और गीड़ की मंडी। और मंडी तो बादशाह में बनी थी, पर दो बादशाह मंडी की और मंडी रंबा भी बनी थी। वो मंडियाँ किसी कारणवश, चाहे राजनीति की बात कर रहा हो या को और लगा लो, को वो मंडियाँ कामयाब नहीं हुई। और इसी प्रकार और भी विकास कार्य बहुत हुए। पावर हाउस, पावर हाउस का, क्योंकि बिजली तभी घर घर पहुंचेगी जब पावर हाउस बनेंगे। रंबा का पावर हाउस उसी टाइम बना, बादशाह का पावर हाउस उसी टाइम बना, गीड़ का पावर हाउस उसी टाइम बना, हॉस्पिटल भी बना, गीड़ का, बादशाह का, रंबा का हॉस्पिटल उसी टाइम बना। और भी कई हॉस्पिटल बने, मैं सभी के नाम गिनाऊँ तो बहुत लंबा समय लगेगा। और रिंगबाद भी बना इस टाइम नकली गांव में, और गांव से पूछा था, उन्होंने इनकार कर दिया। अच्छा, दूसरी एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे, शिक्षा के और क्षेत्र के लिए बहुत सारी आपने बातें बताई है, उनका जवाब भी चाहेंगे हम, कि जो मौजूदा समय है, मौजूदा जो समय के जो यहाँ सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो उनके जो नेता हैं वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि आज से पहले आप लोग भी इंद्री के विधायक रहे हैं, आपने भी शायद इंद्री का कुछ ना कुछ इंद्री के बारे में सोचा होगा, आपके मन में भी तड़प रही होगी, और अब भी शायद उसी तड़प के तहत आप लोगों के बीच जा रहे हैं। दोबारा सेवा यदि जनता आपको दे सेवा का मौका, तो फिर आप शायद आपके मन में कोई तड़प हो। लेकिन जो दावे हो रहे हैं कि इंद्री में अब तक जितने भी काम पहले जो विधायक रहे हैं वो नहीं करा पाए हैं, ऐसा कुछ है क्या? क्या कहना चाहिए? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमारे इलाके में किसी भी गांव में एक भी स्कूल ऑपरेट नहीं हुआ। हमारे इलाके में कोई कॉलेज नहीं बना, ना लड़कियों का ना लड़कों का। ये दावे करते हैं कि हमने काम किया, क्या काम किया? इन्होंने एक कुंजपुरा गांव में बस स्टैंड बना दिया, स्कूल का ग्राउंड है, मैंने वहाँ 10 लाख रुपये ग्रांट थी, बच्चे खेल लेते थे वहाँ पे। थोड़ी सी गाँव में बस नहीं, ना गाँव में बस आज तक रुकी, वो बस स्टैंड बनवा दिया। क्या तू क्या वहाँ का बस स्टैंड बनाएगा? पैसे का मिसयूज नहीं करना चाहिए। अब इंद्री का रेस्ट हाउस, उन्होंने सोचा था मैं मंत्री बन गया, 8 का मंत्री बन, दोबारा फिर मंत्री बन जाऊंगा, मैं रेस्ट हाउस में बैठ कर मौज लूँगा, और रेस्ट हाउस बनवा दिया। वही इस रेस्ट हाउस की जरूरत थी नहीं, पुराना रेस्ट हाउस पड़ा है, हम तो उसी में काम चला रहे थे और आगे भी चला लेते। हमें कोई ऐसी परिस्थिति नहीं करनी। अब इतना बड़ा रेस्ट हाउस बना दिया, आज तक उसमें सारे कमरे कभी नहीं लगे, कभी भी। अब बाढ़ के क्षेत्र में भी खाली पड़ा रेस्ट हाउस, जो बाहर से कर्मचारी भी आए उसमें भी सारे सड़कें हमने ऐसी बनवाई, कांग्रेस के लोगों ने आज तक कभी बनवा नहीं पाए, सड़कों को बुरा हाल था, यहाँ भेदभाव हो रहा था, यहाँ का विकास नहीं आज तक हुआ। जितना विकास हम लोगों ने कराया कि इतना पीछे 55 साल में नहीं करा पाए, ऐसा दावा किया जा रहा है। जब मैं विधायक बना, करनाल की सड़क इंद्री से जो अजीमनगर जाती है, सड़क ऐसी थी जैसे सांप चलते ना, खड्डे इस प्रकार थे। सबसे पहले मैं, क्योंकि मैंने पद यात्रा भी करी थी, हर घर गाँव में पैदल गया था मैं, हर घर में गया था मैं, तो सबसे पहले हमने सड़क बनवाई। और ये सड़क बनी, और वो सड़क भी कहाँ तक बनी, जहाँ तक करनाल जिला की सीमा ख़त्म होती है। और उसके बाद ठीक है, ये सड़क चौड़ी जरूर है, परंतु ये प्रपोजल भी उस टाइम कांग्रेस पार्टी की बनी हुई थी। ये प्रपोजल इनकी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की प्रपोजल बनी हुई थी। और मैंने जो मुख्यमंत्री पे मांगे रखी थी उस टाइम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पे, किसी कारणवश पूरी नहीं हो उसकी वो। अगर मैं बीच में रोकना चाहूँ, पूरे 5 साल विधायक रह जाता, मैं एक भी डिमांड पूरी जो मैंने रखी थी, सारी की सारी डिमांड्स मेरी पूरी होती। ये दर्शकों बड़ी बात कह रहे हैं, यदि 5 साल तक विधायक रहते तो जो लोगों की उम्मीदें थी उन पर बहुत ज़्यादा काम होता। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि भाई कांग्रेस के राज में जब आप लोग विधायक थे, सारे काम, रोहतक की नौकरियां मिलती थी, सड़कें भी सारी उधर गई हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बड़े इल्जाम थे वो। ऐसा है, उपमंडल हमारे क्षेत्र में बना, कांग्रेस के राज में बना उपमंडल। पार्क हमारे राज्य में नहीं बना, डिमांड हमने रखी थी, पार्क नहीं बना। पार्क बनने में एक अड़चन आई थी, मैं उस टाइम सिंपल एक विधायक था। ये ज़मीन है वन विभाग की, और कोई जगह और हमें एक सूटेबल नहीं लगी इंद्री में जहाँ पार्क बनाया जा सकता था। उस टाइम विनोद शर्मा जी वन मंत्री थे और हुड्डा साहब CM थे। जब मैंने बात रखी तो उस टाइम बिल्कुल कोई ऐसी अड़चन थी कि पार्क नहीं बना सकते। हर्बल पार्क की डिमांड हमने उस टाइम नहीं रखी,
यहाँ ये पार्क जो है हर्बल के नाम से पार्क है, ये वैसे पार्क नहीं है। अगर हम भी ये हमारी कमी रह गई कि हमारे इसको हर्बल का नाम देते तो और ज़्यादा आसानी से बन जाता। ये देखिए, जो बात हो रही है विकास कार्यों की, और लेकिन याद किया जा रहा है चौधरी देशराज जी को और उनके सुपुत्र राकेश कंबोज जी हमारे बीच में दर्शकों मौजूद हैं। आप इस खबर को देखते हुए रहिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कॉलेज की बात, शेयर भी कीजिए, और आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी आपके बीच आ रही है। और मैं राकेश कंबोज जी से एक चीज़ जानना चाहूँगा, भाई वो सभी समाज के लोगों के नेता तो थे, लेकिन जो कंबोज बिरादरी के लिए जो पिछड़े वर्ग में शामिल करने की जो बात सुनने में आ रही है, उसमें कितनी सच्चाई है? राकेश कंबोज जी, आपके पिताजी का कितना आता है? बात कहना चाहता हूँ, जी जी। मैं किसी एक बरादरी की राजनीति नहीं करता और ना ही हमने बरादरी की राजनीति करी, और ना ही, चलो मैं आपने पूछ लिया है कि पहले तो 2% टेम्परेरी थे, फिर 5% हुए, फिर जो बैकवर्ड क्लास की जो पहले जो जहाँ तक मेरी जानकारी में था पहले 2% आरक्षण था और टेम्परेरी थे कई जातियाँ बैकवर्ड में, फिर 5% हुआ, फिर 10% हुआ, फिर मेरे फादर जब हरियाणा पिछड़ा वर्ग आपके चेयरमैन बने उस टाइम 10 से 27 हुई, 16% में एकड़ी कर रखा गया और 11% में बीकड़ी कर रखा गया। 5 जातियाँ हीर गुज्जर में सैनी लोधे ये बाद में शामिल की गई जब मेरे फादर इसके चेयरमैन थे, और बाकी उन्होंने जो मैं साथ भी गया उनके, चाहे हमें जाना पड़ा गुड़गांव, चंडीगढ़, पंचकुला और सिरसा, कुरुक्षेत्र, करनाल और जगह 2-4 जगह मैं भी गया। वो सभी जातियों के प्रतिनिधियों को, प्रधानों को और प्रतिनिधियों को बुलाया करते थे कि जिन जिन बैकवर्ड क्लास में शामिल होना हो वो बुलाए। मेरे याद है उन्होंने उस टाइम रोडों को भी बुलाया, जाटों को भी बुलाया, सैनियों को भी बुलाया। सैनिक तो मान गए थे हम बैकवर्ड में आ जाएंगे, गुज्जर भी मान गए थे, मैं भी मान गए थे, सैनी भी मान गए थे, लोधे भी मान गए थे, और बाकी जो इंटरेस्टेड थी वो बैकवर्ड में आ गई, जो नहीं थी इंटरेस्टेड वो नहीं आई। और मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, जब बात एजुकेशन की निर्मल जी ने छेड़ी थी, 95 में तो शिलान्यास रखा गया और ये कॉलेज बिल्कुल बंद होने लग गया था। लगभग दो साल तक किसी भी एम्प्लॉय का, चाहे वो पीएन था, चाहे प्रिंसिपल था, चाहे लेक्चरर थे, चाहे क्लर्क था, किसी भी कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिली 2 साल तक। और जब मैं विधायक बना, सबसे पहले विधायक बन के मैंने शहीद उधम सिंह नेशनल कॉलेज को सरकारीकरण कराने का काम किया, क्योंकि इलाके के हित की बात थी। बच्चियाँ हमारी करनाल नहीं, पॉसिबल नहीं था जाने करनाल में, और काली सरकारी हो गया शहीद उधम सिंह जी के नाम से। शायद इंद्री में पहला कॉलेज है, दूसरा कहीं मेरे ध्यान नहीं है। ये देखिए, पुरानी जो यादें हैं वो ताज़ा हो रही हैं और वो ताज़ा करनी भी चाहिए। उस महान शख्सियत चौधरी देशराज जी को नमन करते हुए जन तहलका भी आप लोगों से अपील करता है कि आप लोग ऐसे लोगों को जो जनहित में काम करते हैं उनका सहयोग करें, उनका समर्थन करें। वो स्वर्गलोक में है इस समय। लेकिन राकेश कंबोज जी से एक चीज़ और जानना चाहेंगे, भाई उसी परिवार से उनके बेटे हैं और जनता में उसी सेवा भाव से ये लगे हुए हैं। मैं दर्शकों एक चीज़ और आपको कहना चाहूँगा कि थोड़े से ये कई बार इनकी जो बात है थोड़ी कड़वी लग जाती है, लेकिन मन के साफ हैं, और जब मन का आदमी साफ होगा तो उनके मन में उस पिताजी के जो बताए हुए रास्ते हैं उन पर चलने की कोई जिज्ञासा भी होती है। आपके मन में कोई जिज्ञासा है या कोई मलाल है आपके मन में? क्योंकि गायक रहे हैं आप किसी का बुरा ना करो और किसी रिश्वत ना लो, वो खिलाफ थे रिश्वत के बहुत ज़्यादा। मेरे याद है कई बात, हर आदमी, क्योंकि मेंटलिटी लोगों की एक बनी हुई है, लोग किसी भी काम थाने में जाएंगे पैसे लेके जाएंगे, तहसील में जाएंगे तो पैसे लेके जाएंगे कि देने पड़ेंगे, और पॉलिटिकल आदमी के पास जाएंगे ये उम्मीद लेके जाएंगे पैसे देने पड़ेंगे। उनके पास भी जो आया करते थे लोग, चोर साहब पैसे बताओ, वो उनको गुस्सा कर देते थे। मैं था कई बार हमारी बात भी, आप ऐसी बात ना को प्यार से कह दो। और इस बात का प्रमाण तब मिला जब मैं विधायक बना। मेरे पास जितने लोग आते थे कि अलग बात करनी है, अलग बात करने का मतलब यही है कि पैसे की बात करेंगे। मैं पूछता बताओ अलग बात आ गया, कोई नहीं बताओ जी पैसे कितने लेंगे। मैंने कोई पैसा नहीं लगता भाई। फिर बात आती थी नहीं पैसे, पार्टी फंड तो देना पड़ेगा। मैं कोई पार्टी फंड लेता ही नहीं है। नहीं मुख्यमंत्री लेगा, नहीं मैं मुख्यमंत्री ही पैसे नहीं लेते। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कभी पैसे की बात करी नहीं किसी के आगे। और जहाँ तक मेरी जानकारी में मंत्री थे जो मेरे टच में नहीं है तो उनकी बात तो अलग मैं कह नहीं सकता। और लगभग मंत्री भी ऐसे थे हुड्डा साहब की सरकार में जो पैसे का एक आधा कोई लुक छुप कर लेते होता हमने पता नहीं जी।
परंतु सिस्टम ही ऐसा लोगों ने बना दिया कि लोग खुद जाते हैं कि ले पैसे ले लो जी, काम कितने पैसे लेंगे इस काम के। भाई मैंने तो पैसे लिया नहीं, किसी और को मैं जानता नहीं। अच्छा, मन में क्या भाव आपके हैं जो चौ साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने के? कोई भाव आपके मन में है, कोई तड़प है, कोई जिज्ञासा है आपके मन में, कोई हमारे दर्शकों से साझा करना चाहेंगे? राजनीति को लोगों ने एक इनकम का साधन बना दिया। राजनीति में लोग आते हैं, प्रोफेशनल बना दिया लोगों ने राजनीति में। और मैं नाम नहीं लेता कि विधायक मुझे कह भी रहा था एक बार, यार राकेश तूने तो दिल से काम लिया और मैंने दिमाग से काम लिया, और मैं कहाँ पहुँच गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका। और वो मेरी बात सुन रहा तो मैं राम राम करता उसको भाई। देखिए, बात आप सुन रहे हैं, बातें आप कर रहे हैं, लेकिन जो संकल्प और जो स्वभाव हैं वो बड़े गहरे हैं। कुछ बातें शायद ये स्पष्ट रूप से नहीं कह पाए हैं, लेकिन ये जो इनके भाव हैं, ये भाव आप समझिए। और जब भाव आदमी प्रकट करता है तो फिर वो दिल से करता है, और ये दिल से जब भाव प्रकट किए जाते हैं तो फिर वो जो स्वर्गीय देशराज जी की जो बात हम लोग कर रहे थे, उनके जो काम थे क्षेत्र के, इंद्रिय क्षेत्र के, और इंद्रिय क्षेत्र के लोगों के लिए जो प्यार और जो स्नेह उन्होंने दिया है, शायद उसी को याद करके आगे बढ़ रहे हैं। भगवान इनकी जो शक्ति है उसको और भी ज़्यादा उसमें वृद्धि करे, और वो जो काम करने की, जनता की सेवा की इनके भाव है उनमें और भी शक्ति पैदा करे। और ये इसी तरह जनता की सेवा करते रहें, निष्काम सेवा करते रहें, निस्वार्थ सेवा करते रहें, और इस क्षेत्र के भले के लिए जितना भी इनसे बन पड़े, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं कि ये आगे भी काम करते रहेंगे। आप देखते रहिए जनता तहलका, और मैं हूँ MS निर्मल, और आप लोगों से फिर अपील करता हुआ कि चौधरी देशराज जी को सच्ची श्रद्धांजलि आप लोग किस रूप में देना चाहेंगे, ये आपका मन और आपका विवेक जानता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने, चाहे वो कोई भी है, किसी भी वर्ग से है, जिसने अच्छा काम किया है, उसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए और उसकी आदमी को कदर भी करनी चाहिए। आप देखते रहिए जनता तहलका। मैं अपने सहयोगी पंकज के साथ MS निर्मल।